तो जैसे अब आप इतने आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, सोनू जी का आपने नाम लिया, कैलाश भाई का नाम लिया, इनके बारे में कुछ बताइए। हमारी ऑडियंस बहुत इंक्विजिटिव होती है इनके बारे में जानने के लिए, इनका नेचर कैसा है, वे ऑफ वर्किंग कैसा होता है, इनके साथ जब आप डबिंग करते हैं तो मतलब कैसा महसूस होता है आपको? सर देखिए, ये बात फैक्ट है कि बॉम्बे एक हमारा, जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं, हम आर्टिस्टों के लिए बॉम्बे ही वैष्णो देवी, क्योंकि एक सपना है सर, बॉम्बे में जो जाता है वो बहुत बड़ा आदमी बनता है, ये तो फैक्ट है। अगर उसका लगन सच्ची है जी। और ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, किस बात को कैसे कहने, वो सर इन लोगों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपित जैन, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं मेकिंग सेंस विद दीपित। दोस्तों, आज की हमारी इस पॉडकास्ट पर मेरे साथ म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों, इन्होंने पिछले 25 साल में लगभग 25,000 गाने टी सीरीज के साथ किए हैं एज अ म्यूजिक अरेंजर एंड म्यूजिक डायरेक्टर। बड़े बड़े बैंड्स जैसे कि यूफोरिया और बंदिश प्रोजेक्ट के साथ इनकी बहुत क्लोज एसोसिएशन रही है ओवर द ईयर्स। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज अपने स्टूडियो में म्यूजिक अरेंजर एंड कंपोजर रोहित कुमार बॉबी जी से। आइए उनका स्वागत करते हैं। बॉबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्ते दीपित सर। नमस्ते, थैंक यू सो मच सर। तो बॉबी जी, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में जानने से। इतनी लंबी और इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही है। आपने हम्बल बिगिनिंग करी, हमने सुना है आप तबला पहले सीखा, आपने बजाते थे जी सर। फिर बहुत सारे गिनेस रिकॉर्ड्स भी, आई थिंक गिनेस बुक में भी आपके नाम है दर्ज। तो थोड़ा सा हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे सिलेक्ट समझा और यहाँ बुलाया पॉडकास्ट में, और आपने क्या एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। सर, मैं बचपन में मेरे को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था जी, और हमारे घर के सामने ही एक ग्राउंड था, वहाँ में खेलने जाते थे हम कुछ लोग बच्चे। तो वहाँ एक रूम में सर एक प्रैक्टिस हो रही थी, जो बहुत पुराना गाना था। ऑर्केस्ट्रा पहले क्या रूम में लेके प्रैक्टिस करते थे, फिर परफॉर्म करते थे। जी। तो वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं अचानक से म्यूज़िक का साउंड सुना और मैं बेड छोड़ के उनके रूम के पास जाके बैठ गया और सुनता रहा उनको जी। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार, ये जो हम रेडियो में साउंड सुनते हैं वो ऐसा बजता है, ऐसा करते हैं। तो मैं थोड़ी देर लगा सुना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो थोड़ी देर बाद उनका लंच ब्रेक हुआ, तो लंच ब्रेक के बाद वो बाहर गए। तो सर मैं उनके रूम में गया, बच्चा ही था मैं भी, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैं उनका इंस्ट्रूमेंट ढोलक रखी थी सर, ढोलक मैंने थोड़ा सा ढप किया और मुझे बड़ा खुशी हुई। वहाँ पर कीबोर्ड रखा हुआ था, गिटार रखे हुए थे, कॉन्गो थे। तो जब थोड़ी देर बाद वो आए तो उन्होंने मेरे को बजाते हुए ढप करते हुए देखा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को ऐसे आप इतने मतलब रिस्पेक्ट से लेना होता है, वो मुझे मालूम नहीं था। मैं ऐसे बजाया जाता, तो उन्होंने मेरे खींच के थप्पड़ मारा। तो अब मैं सब बच्चा था, मेरे को मालूम नहीं कि, मेरे को ये तो पता लग गया था मेरे से कुछ गलती हो गई है। तो सर मैं चुपचाप रोता हुआ घर चला गया, और अगले दिन फिर हम लोग जिद्दी तो थे ही बच्चे, फिर क्रिकेट खेलने गए, फिर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर पहुंच गया, फिर मैं वहीं उनके दरवाजे के पास जाके बैठ गया। तो उन्होंने देखा कि ये, इसको तो मैंने कल थप्पड़ मारा था, ये आज फिर आ गया। तो उन्होंने सर मुझे अंदर बुलाया कि बैठ के देखो। मैं देखा सर, मतलब मेरे ऐसा एक्सपीरियंस था कि यार ये म्यूजिक ऐसे बजता है, कभी बजा रहे वो रोक रहे हैं, कभी बजा रहे फिर रोक रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे थे वो। तो मेरे को लगा यार इतना अच्छा बजा रहे हैं फिर भी रोके जा रहे हैं। तो वहाँ से सर मतलब मेरी एक शुरुआत हुई, जो अभी तो इस दुनिया में नहीं है। उनका नाम मिस्टर संजय तोमर था। अच्छा। और जिन्होंने मुझे इस लाइन में एक, जैसे कहते हैं, फिंगर पकड़ के थोड़ा सा मुझे पुश किया उन्होंने कि भाई आप आगे जाइए। और जब मेरे को थोड़ा थोड़ा हुआ सर कि ठीक है, मैं ऐसे बजाने लगा। मम्मी ने मेरे को सर, जो गली में ढोलक बजाने वाले आते हैं जी, वो नट वाली ढोलक मेरे को जिद करने पे दिला दी मम्मी ने। जब दिलाई तो सर उसको घर पे मैं ऐसे, फिर वो भी बजाना तो आता नहीं था, मुझे पता नहीं था कैसे सीखूँ, कहाँ जाके सीखूँ। करने लगा तो सर मैं जब रात को सोता था तो मैं अपना सर को ऐसा प्लेइंग करने लगता था। मेरी सिस्टर वगैरह भी बहुत परेशान, तो सोते हुए बहुत परेशान करता है ये। तो सर मेरे बड़े भैया ने मुझे बहुत ऑब्जर्व किया कि यार नहीं, इसका पढ़ाई में इतना मन नहीं है, इसको मैं कुछ करता हूँ। तो मेरे लिए तो बड़े भैया सर मेरे बहुत बड़े, मतलब मेरे लिए तो भगवान है वो जी। वो मुझे गंधर्मा विद्यालय लेके गए और वहाँ से मेरी म्यूजिक की शिक्षा शुरू हुई, ऑफिशियल ट्रेनिंग और सर मतलब मेरे बहुत उससे फैमिली से थे हम लोग, तो मेरे पास सिर्फ जाने के पैसे होते थे, आने के नहीं होते थे। अच्छा।
तो मैं क्लास में लेट ना हो जाऊँ, या एक एक्साइटमेंट थी कि जल्दी से मैं गद्दा बाबा पहुँचूँ, तबला लूँ और शुरू कर दूँ प्रैक्टिस। तो मैं जाते हुए तो बस में चले जाता था सर, मुझे आने का पता नहीं होता था जाऊँगा कैसे। मैं सुबह जाता था, शाम को ही आता था, ओके। क्योंकि वहाँ पर मेरे को था कि गार्ड के लड़के थे, मिस्टर ज्ञान, जो आज की डेट में बहुत ही अच्छे क्लासिकल है, विज्ञा के साथ वो बजा रहे हैं। जी जी जी। तो ज्ञान मुझे प्रैक्टिस कराता था सर, ओके। वो पीछे गार्ड रूम में ही, और वही मुझे लंच भी कराता था। मैं उसको ओके। मतलब भूल नहीं सकता इस बात को। तो उनके फादर मुझे बहुत लाइक करते थे। तो सर मैं मतलब सालों साल जाता था, आता पैदल था, ITO से पहाड़गंज पैदल आना डेली शाम को। तो ऐसे मेरे साथ शुरुआत हुई। जी। तो फिर इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपने सीखे, तो वो इंटेंशनल था या अपने आप ही वो सिलसिला चलता गया? सर एक्चुअली में मेरे को शुरू से यही था कि जैसे मैं पहले तबला, फिर मैं जागरण में ढोलक बजाने लगा, जी। और वहाँ भी बहुत स्ट्रगल किया सर। फिर कॉन्गो मैंने बहुत सालों बजाया, और मेरे को सर अभी भी लगता यही है कि आर्टिस्ट को ना कहीं रुकना नहीं चाहिए, जी, जो आए उसको करना चाहिए। जो ट्राई तो करना हाँ चाहिए जी, हाँ एटलीस्ट। जी, हाँ जी। तो आज की डेट में सर मैं पियानो भी सीख रहा हूँ, और मेरे सर हैं पुनीत शर्मा जी, जो मुझे इतने प्यार से वो सिखाते हैं, और मतलब मैं बता नहीं सकता उनके लिए कि उन्होंने मेरे को कहाँ तक वो म्यूजिक सिखा रहे हैं, जी जी जी। और भी अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि सर म्यूजिक का मतलब तो यही है कि अपडेट रहना। जी, वो नेवर एंडिंग चीज है। यस सर, हाँ जी। आप जितना अपडेट रहेंगे उतना मार्केट में आप काम करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सर मैंने हारमोनियम की थोड़ी शिक्षा ली, जी। और क्लासिकल थोड़ा सा मैंने घर पे ही, गुरुजी आते थे मुझे सिखाने के लिए। तो मैं आज भी सर मेरा यही सिलसिला चल रहा है, जैसे मैं 5 बजे से अपने काम में लग जाता हूँ। एक जागरण की जैसे आपने बात करी, मैंने देखा है बहुत सारे अच्छे म्यूजिशियंस और सिंगर्स जो हैं वो जागरण लाइन से निकल कर आए हैं। तो जागरण में मुझे ऐसा लगता है कि या तो बहुत अच्छा रगड़ा लग जाता है, बहुत अच्छी एक तरीके से आपकी शो भी हो जाता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि आप जितना रो से रगड़े जाओगे ना, हाँ जी, उतनी आप हाइप पे पहुंच के आप डाउन टू अर्थ। रिफाइनमेंट हो जाती है। हाँ, वो ऐसी सर जागरण में मतलब आप हर किसी के साथ बजा रहे हैं। जी। और मैं तो सर, मेरा तो ये था कि मेरा गला ही पूरे हारों से भरा रहता था, क्योंकि मैं ढोलक बजाता था, तो सिर्फ उसी पे ध्यान होता था कि जी, मैं जी। कैसे भर के बजाऊं। जी। तो ये फैक्ट है सर कि आप अगर इस ऐसे मतलब बिल्कुल फैक्ट्री से निकल के आएंगे, तो एक अलग ही जोनर पे पहुंचेंगे। जी जी, ये फैक्ट है सर। बिल्कुल। तो इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ आपने काम किया है, जैसे बैंड्स के साथ आपकी एसोसिएशन रही, यूफोरिया, बंदिश, तो उनके थोड़ा एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें बताइए। सर ये बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग में जब बजाने लगा, जी। तो मुझे एक कॉल आया बैंड के लिए कि मैं रिकॉर्डिंग में सर सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता था, जैसे ढाफ, डेरू, कॉन्गो, तुम्बा, ज़ैम्बे, एक साथ में सर मेरे कम से कम 20 इंस्ट्रूमेंट लगते थे। ओके। और उसको टी सीरीज में है मिस्टर निक्सन जोसेफ, वही सारे माइक वगैरह लगाते थे, और मैं लाइव उसमें बजाता था। ओके। कि डेरू का पार्ट आया तो डेरू, म्यूजिक का पार्ट आया तो म्यूजिक बजा दिया। ओके ओके। तो ऐसे करते सर उन तक सर बात पहुंची कि एक बॉबी लड़का है, और उसको आप बैंड में लीजिए। तो किटी जो क्रिश पॉवेल जी थे, उन्होंने जस्ट यूफोरिया बैंड को वो सोचे कि मैं अपना बैंड बनाता हूँ। तो यूफोरिया बैंड में हमारे किटी भैया ड्रमर थे जी। तो उन लोगों ने ही बैंड को यूफोरिया बैंड को फाउंड किया, और बहुत अच्छे गाने, माहिरी दिया उन्होंने, हिट बढ़िया गाना, काफी फेमस हुआ था, बहुत बड़ा पुचिक दुम दिया। तो उन्होंने जब बैंड बनाया तो उनका कॉल मेरे पास आया कि बॉबी हम लोग मीटिंग करना चाहते हैं, एक आपको एज ए परकशन हम लोग यूज करना चाहते हैं। तो मैं गया सर, बट किटी का तो नेचर ऐसा था कि मतलब जैसे मेरे बड़े भैया वैसे ही किटी, मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो उन्होंने मुझे रेसल पे बुलाया। रेसल पे हम मेरे को आदत है लिख के बजाने की, तो वो पूरा ऐसे रैंडमली बजा रहे थे, मैंने लिखा और बजा दिया। तो वो इतने खुश हुए कि यार हम लोग सारा 10 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आया और इसने पूरा बजा दिया, सिस्टम से हो गया। तो वो सर हम लोग की पढ़ाई ऐसी की थी हमने, तो बजाया। तो हम लोगों का पहला ही शो था जो सनमपुरी, आज की डेट में बहुत फेमस सिंगर है। जी जी जी। तो हमारे किटी भाई ही उसको लेके आए थे। ओके। लक्ष्मी नगर में रहते थे। तो सनमपुरी के साथ फिर अभिषेक नैलवाल, फिर टिमसन थॉमस, बहुत सारे सिंगर आए हमारे बैंड में। और किटी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था यूनिवर्सल के साथ, बंदिश जी, जो हम लोगों ने अमेरिका से पीट लॉकेट को बुलाया था, जो इंडियन परकशन के मतलब वो राजा आदमी है। जी जी जी। उनको बुलाया, उनको कोलैबोरेट किया, यूनिवर्सल के साथ एग्रीमेंट किया, उनके साथ शोज किए हमने बहुत सारे। तो मतलब मैं एयरपोर्ट से
उतरा फिर दूसरी फ्लाइट पे, ऐसा Okay. मेरा जर्नी थी। बिजी शेड्यूल रहता था बहुत ज़्यादा सर। ओके ओके। तो जैसे अब एग्रीमेंट्स की बात चली, यूनिवर्सल ऑडियो का आपने नाम लिया, टी सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि हमारी इंडस्ट्री में जितने आर्टिस्ट हैं वो इस चीज़ को लेकर बहुत कम एजुकेटेड हैं या उनको समझ नहीं है कि कोई भी एक आर्टिस्ट या म्यूजिशियन या सिंगर अगर किसी रिकॉर्ड लेबल के साथ एसोसिएट हो जाता है, पहली बात तो उसका मतलब क्या होता है एसोसिएट होने का। जी। रिकॉर्ड लेबल को आप अप्रोच करते हैं, रिकॉर्ड लेबल आपको करता है, प्लस एसोसिएट होने के बाद या साइन होने के बाद क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं? सर देखिए, मैं आर्टिस्ट जो बनता है ना, हाँ जी। मतलब आर्टिस्ट जब रिफाइंड हो रहा होता है धीरे धीरे, तो उसका एक सपना होता है कि यार मुझे टी सीरीज में काम करने को मिले, जी म्यूजिक मिले, संस्कार चैनल पे जाऊं मैं, मतलब मेरा एक नेम फेम बने। बट उनको राइट वे नहीं मालूम होता। पहले जी, तो सर जी, कैसेटों के ज़माने में जी। बिल्कुल भी उनको आइडिया नहीं होता था कि यार हम लोग किस कंपनी के पास, कौन हमें बुलाएगा, कौन बिल्कुल। क्या करेगा। तो उसके लिए हेड्स ऑफ है मिस्टर गुलशन कुमार जी, मतलब वो तो हमारी इंडस्ट्री के वो भगवान तो हैं। लेजेंड है, बिल्कुल। उन्होंने सर मतलब गांव देहात में जा के आर्टिस्टों को वो लेके आए। जी जी जी। रावतार शर्मा जी, मतलब हम लोग बड़े सिंगरों की बात करते हैं, बट ये सिंगर है जिन्होंने कंपनी में इतना कमा के भी दिया बिल्कुल। और खूब बड़े बड़े हिट हुए। रावतार शर्मा जी की और भी है जो रीजनल गाने वाले हैं। जी। तो कंपनी के पास तब उस दौरान तो बहुत ज़रूरी था जाना, बट आज जब से यूट्यूब का सर ट्रेंडिंग आया है, तो यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं रह गया। अब यूट्यूब पे अचानक से कोई हिट हो जाता है सर, जी। और उसको फिर कंपनी बुलाती है। वो बिल्कुल। होना चाहिए, कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट होना चाहिए, बट कंपनी उसको वहीं तक ही यूज़ करती है जहाँ तक उनकी ज़रूरत है। उसके Okay. बाद चाहे वो कोई भी सिंगर हो, वो मुझे नहीं लगता कि उसको इतनी नहीं तो कंपनी के साथ साइन होने के बाद सिंगर को क्या बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ कि मार्केटिंग उसकी बेटर हो जाती है या कंपनी पैसा देती है, कैसे वर्क करती है ये? सर, अगर मार्केट में कोई चलता सिंगर है, उसको कंपनी अगर उसको बुलाती है, जी। तो उसका एक अमाउंट वो फिक्स करती है कि भाई हम आपको इतना देंगे ओके और आप हमारे लिए 2 गाने गाइए, 3 गाने गाइए। ओके। उसके बाद वो 3 गानों तक का वो एग्रीमेंट होता है। हाँ जी। उसमें वाकई सर कंपनी के साथ डालने में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उनका आज की डेट में बाजार बहुत खुला रखते हैं वो लोग। जी जी। जैसे स्पॉटिफाई है, विंग्स है, ऑडियो के इतने सारे चैनल है जहाँ जी, पे जी, जी। आपको गाना आपका अवेलेबल मिलेगा। बिल्कुल। और यूट्यूब पे वो प्रमोशन देते हैं। अभी जैसे मैंने जी म्यूजिक के साथ अभी लिप्सा पांडा का किया, जी। तो वो मेरे लिए सर इतना बड़ा गाना था कि एक दिन में 3 मिलियंस उसके मेरे को मिले। जी जी। फिर मैंने सोनू निगम जी का जो और कैलाश खेर जी का, शान जी का किया, जी। वो इतने बड़े गाने मेरे हिट हुए, एक ही दिन में मिलियंस में आए वो। जी। तो सर मतलब कंपनी के साथ जाने में बेनिफिट तो है। बेनिफिट होता है आर्टिस्ट को, तो मार्केटिंग के लिए एवेन्यूज खुल जाते हैं क्योंकि Yes, sir. कंपनी के पास ऑलरेडी इतना बड़ा नेटवर्क होता है। यस सर। तो जैसे अब आप इतने आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, सोनू जी का आपने नाम लिया, जी, कैलाश भाई का नाम लिया, इनके बारे में कुछ बताइए। हमारी ऑडियंस बहुत इंक्विजिटिव होती है इनके बारे में जानने के लिए, इनका नेचर कैसा है, वे ऑफ वर्किंग कैसा होता है, इनके साथ जब आप डबिंग करते हैं तो मतलब कैसा महसूस होता है आपको? सर मैं सबसे पहले तो मैंने जो अभी लेटेस्ट आदिनाथ शंभो किया, जी। वो सिर्फ बिहाफ ऑफ मैंने मिनल निगम मैम के द्वारा ही किया। और उन्होंने मतलब मेरे को मतलब एक होता है ना सर, रात में सपना देखा और सुबह पूरा हो गया। अच्छा। तो मिनल निगम जी ने मेरे साथ वही किया, मतलब मुझे चूज़ किया, उन्होंने मेरे को इस लायक समझा हाँ जी। कि मैं ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट करूँ। हम लोगों की फ़ोन पे बात हुई कि बॉबी ये करते हैं, तो मैंने उस पर सर बहुत, अब मेरी टीम का भी बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने कोई भी चीज़ को इतना हल्के में नहीं लिया, जी। क्योंकि मेरे को मालूम ही नहीं था कि सर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो मिनल निगम जी ने मेरे को कहा कि बॉबी ठीक है गाना बनाते। गाना जब उन्होंने सुना तो उनका ही आइडिया था कि नहीं बॉबी, इसको गाने को और भी बड़ा बनाएंगे हम लोग। उन्होंने सब सेलिब्रिटी सिंगर से बात की सर, सोनू जी से बात की, और कैलाश खेर जी से बात की, शान जी से बात की, अगम सर से बात की। तो उन्होंने सारा गाना सुनते ही मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी टीम को आशीर्वाद दिया, जो मेरे लिए सबसे बड़ा था कि सोनू जी को अच्छा लगा गाना। उन्होंने मुझे कुछ एडवाइस भी दिए कि बॉबी इसको ऐसा करोगे तो और अच्छा रहेगा, वो उस पर मैंने काम किया सर। तो और सरगम मेरे को आइडिया दिया कि सरगम कर सकते हैं, हमने सरगम उस गाने में बनाए जो सोनू जी ने, कैलाश खेर जी ने, शान जी ने बहुत ही क्लास गाई। जी। मतलब वो इतने बड़े लोग हैं ना सर, वो मतलब जिस चीज़ पे लग जाते हैं ना, वो उसको एक हाइप पे पहुंचा के छोड़ देते हैं। जी। तो मतलब इतने बड़े लेवल के सिंगर्स जो वो बने हैं, वो किसी ना किसी क्वालिटी की वजह से बने कि वो हर प्रोजेक्ट को बहुत मेहनत से करते हैं, और जब आई एम श्योर आप भी उनके साथ डबिंग कर रहे होते होगे तो अपना ही समझ के वो पूरा एफर्ट डालते होंगे अपनी तरफ से भी। नो डाउट सर। देखिए ये बात फैक्ट है कि बॉम्बे
एक हमारा जैसे हम वैष्णो देवी जाते जी। हैं, हम आर्टिस्टों के लिए बॉम्बे ही वैष्णो देवी, क्योंकि एक सपना है सर, बॉम्बे में जो जाता है वो बहुत बड़ा आदमी बनता है, ये तो फैक्ट है, अगर उसका लगन सच्ची है जी और ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी। जी, किस जी, बात को कैसे कहनी है वो सर, इन लोगों में जैसे सोनू निसार, वो मतलब उनको किसी से कोई गाना है बस समझा और गा दिया, और उसको इतना 100% मतलब जो कंपोजर है वो सर उनके सामने इतना छोटा हो जाता है जब वो गाते हैं। क्योंकि कंपोजर की भी विजन होती होगी कुछ, Yes, तो sir. बेसिकली ये एज अ सिंगर उसको पूरा निभा देते हैं जी इस चीज को। सर, निभाना तो मतलब इतने वो निभा क्या सर, उसको गाने को ही बना देते हैं। हाँ जी, हाँ अब कैलाश खेर जी के लिए हम लोगों ने एक अंतरा बनाया था आदिनाथ शंभू में, जी। तो अब कैलाश खेर जी इतने नॉर्मल सुन रहे हैं, जब वो माइक पे गए तो ऐसा उन्होंने गाया कि वो गाना वैसा था ही नहीं। उन्होंने अपने अंदाज से जो गाया, मतलब वो मैं तो पागल हो गया कि यार क्या बात है। जी। शान सर ने जो गाना हम लोगों ने बनाया था, उनको उन्होंने सुना, फिर अपने अंदाज से उन्होंने और खूबसूरत बना दी। जी जी अगम सर ने, मीनल मैम ने, इतना स्वीट वॉइस है मीनल मैम की कि मैं क्या बताऊं। वो मतलब सर आने वाले अभी सुपरस्टार हैं। जी। तो जैसे दिल्ली में आप अब इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो दिल्ली और बॉम्बे में आपको क्या फ़र्क दिखाई देता है? क्योंकि हम ऑन अ डेली बेसिस इतने सारे म्यूजिशियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कंपोजर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि दिल्ली में काम करना, काम आना बड़ा मुश्किल है, तो इसका क्या कारण है? और सर ये एक्चुअली में ना, हम लोग तो खैर अभी शुरू हुए हैं, जो हमारे पहले के जो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, जी उन्होंने सर एक्चुअली में ना, उन्होंने दिल्ली को ना करके वो सारे काम बॉम्बे से ही कराते थे। जी 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 और सर आज की डेट में हमारे दिल्ली के ऐसे ऐसे प्लेयर हैं, ऐसे ऐसे उस्ताद गुरु हैं, मिस्टर अजय प्रसन्ना जी, जी मिस्टर नासिर खान जी, मिस्टर राजू खान जी, जी सुनील कांत जी सितारे, जी मतलब वो यहाँ बैठ के सर बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर का गाना बजा रहे हैं। जी 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 जिसमें अजय प्रसन्ना जी ने तो हमारे दिल्ली का इतना नाम रोशन किया है। जी जी बिल्कुल सर मतलब उनको मैं हैट्स ऑफ करता हूँ, अगर वो हमारे दिल्ली में है तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। बिल्कुल ठीक नासिर साहब है तो हमारे बहुत प्राउड की बात है। जी तो मैं तो कहता हूँ कि आप हमें हॉलीवुड फिल्म दीजिए, इंग्लिश मूवी दीजिए, हम करके दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा कुछ नहीं है सर, बट ये है कि सोचने वाली बात है कि भाई ये मेरा गांव है, मैं इसको ही महल बना के दिखाऊंगा। जी 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 तो मैं सर ये सोच पे चला हूँ कि मेरे को दिल्ली का कुछ, जितना भी मुझे मौका मिलेगा मैं सर झुकने नहीं दूंगा। नहीं, आपके और आपके जैसे जितने भी म्यूजिशियंस हैं, उन सब के एफर्ट से मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में लोगों को बॉम्बे या कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, सर आपके मुंह में और घी बड़े बड़े काम जो हैं वो यहीं होने चाहिए सर बिल्कुल दिल्ली होना में, चाहिए। तभी हमें भी मज़ा आएगा और सबको अच्छा लगेगा नहीं, दिल्ली के ऐसा बारे करके में। रहेंगे सर हम लोग, बिल्कुल, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस लगन होनी चाहिए। क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, एटलीस्ट पिछले 8-10 साल में, कि हरियाणवी और पंजाबी इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हुई है। यस तो अगर आप पंजाब में देखोगे आज, तो बहुत सारे काम जो है अब बड़ी बड़ी मूवीज़ के भी पंजाब में होने लग गए हैं। बिल्कुल वहाँ के टेक्नीशियंस अच्छा काम कर रहे No हैं, doubt. कंपोजर्स अच्छा काम कर रहे हैं, प्लस उन्होंने कलेक्टिवली अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट किया है। तो आप भी हरियाणवी और पंजाबी काम जैसे करते हैं, तो आपका क्या विचार है उस इंडस्ट्री के बारे में? क्या फ्यूचर है उनका? नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर ये। एक्चुअली में हरियाणा पहले सर हरियाणा को एक लेवल पे करके सुना और बंद कर देते। जी 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 आज की डेट में सर पंजाब में जाइए तो हरियाणा का गाना बज रहा है, जी हरियाणा में जाइए तो पंजाबी गाना बज रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। इतने इतने टाइट इन लोगों ने काम किए हैं। जैसे मैंने राज मवार जी के साथ काम किया, देसी मदाना जी के साथ काम किया, जिनका तेरी आंखों के काजल, जी 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 वो भी सर अपने आप में मतलब वो भी बहुत बड़े सिंगर है। बट जब वो माइक पे जाते हैं तो बताइए क्या करना है, इतना अच्छा, मतलब तेरी आंखों का काजल तो सुपर हिट बिल्कुल रहा सुपर हिट सर। गाना है, बिल्कुल। तो अभी सर वो लोग भी एक टेक्निक, जैसे यूट्यूब पे VST प्लगइन्स के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी वेस्टर्न को लेके हरियाणा कल्चर को डाल रहे हैं, तो बहुत बड़े हिट हो रहे हैं। और ऐसा पूरे वर्ल्ड में हो रहा है सर। जी पंजाबी गाना सर मैंने सरदार अली जी का किया था, तेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम हो रहा है, जी जी ये बहुत बड़ा हिट हुआ सर मेरा गाना सरदार अली जी का। सरदार अली जी ने मुझे ऐसे नॉर्मल रिदम अरेंजमेंट और म्यूजिक करने के लिए जी, दिया था कि बॉबी जी करी। पहली बार मैं उनसे मीटिंग कर रहा था, तो मैंने किया, तो रिदम अरेंजमेंट तो मेरा है ही, मतलब जी मेन, बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें म्यूजिक भी ऊपर वाले ने इतना अच्छा करा दिया। तो आज की डेट में सर वो मिलियंस में और बहुत ज्यादा चल रहा है। जी सरदार अली जी टूर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं उनको भी जी, बेस्ट वर्क जी बोलता हूँ जी जी। कि भगवान करे उनका ऐसे ही नाम चलता रहे। तो सारी इंडस्ट्रीज का मतलब ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो रही है। बहुत हो रही है सर, जी, जी। कहीं कोई चुप नहीं बैठा है सर। जी। और बहुत आप जितने भी गाने ट्रेंडिंग पे देखिए सर, सबसे ज्यादा हमारे नॉर्थ के ही गाने ट्रेंडिंग में आ रहे हाँ हैं। जी हाँ जी। जी सर। तो जैसे कोई कस्टमर, अगर कोई क्लाइंट है आपका, आपके पास कोई गाना लेकर आते हैं,
जैसे अभी आपने सोनू जी के साथ किया, कैलाश जी के साथ किया, तो आपकी क्या अप्रोच रहती है? आप कैसे थोड़ा प्रोसेस को हमें पोस्टमार्टम करके बाइफरकेट करके बताइए कि स्टार्टिंग से आपको लिरिक्स मिलती हैं या आपको कोई बेसिक धुन मिलती है, कैसे होता है वो सारा प्रोसेस? सर ये इसका एक प्रॉपर प्रोसेस यही है कि कंपनी ने, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ हाँ जी। आपको। कंपनी ने, जे म्यूजिक कंपनी ने मुझे कहा कि भाई एक बॉबी जी, अभिलिप्सा जी के साथ काम करना है, जी तो उनको उनके कल्चर का कोई गाना बनाइए। जी तो सर मैंने उनको सर्चिंग की, उनका कैसा वॉइस कल्चर है, क्या वो म्यूज़िक को मतलब कौन से स्टाइल का म्यूज़िक उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी तो जब मैंने सुना तो उनका सर बिल्कुल एक रॉक म्यूज़िक और संस्कृत का मतलब बॉल्ड सिंगर है सर अभिलिप्सा जी। तो हमने सर उनको थोड़ा सा रॉक वर्जन और मॉडर्न प्रोग्रामिंग के साथ जी मैंने एक डेमो बनाया जिसमें शिव का सर हर हर शंभु जपा करो। तो वो टाइटल मैंने डेमो जब बना के दिया तो कंपनी को बहुत पसंद आया, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझको जी और कहा। तो मैंने जब उन अभिलिप्सा को भेजा तो अभिलिप्सा जी कहती कि ये भाई मेरे को इतना अप्रोचेबल नहीं लग रहा ये गाना, कंपनी को बहुत पसंद था। जी मतलब ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ है तो मेरे को अच्छा लगा कि ठीक है भाई, अगर आप काम कर रहे हैं तो आप एक समझा भी सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने उनके फादर को फ़ोन किया कि सर आप ये एक बारी गाइए गाना, और मैं इसको प्रॉमिस कर रहा हूँ ये गाना बहुत चलेगा। तो उन्होंने सर मेरी बात मानी और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, और अभिलिप्सा जी ने भी उसको फिर बहुत ही क्लास गाया। थोड़े से हम लोगों ने चेंजेस किए फिर गाया। तो सर वो मतलब हमने पहले एक डेमो बनाया, डेमो को कंपनी को भेजा, कंपनी ने अप्रूवल दिया, फिर हमने सिंगर को बोला, सिंगर ने गाया, और उसका फिर जो आउटपुट निकला ना सर, वो सर एक दिन में 3 मिलियंस क्रॉस किया सर। ओके। और वो कंपनी इतनी खुश थी, मैं भी इतना खुश था कि ऊपर वाले ने तो ये अपने आप में बड़ी अच्छी फीलिंग होती होगी कि आपका गाना है, रातों रात मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए उसमें। उससे बड़ी तो खुशी नहीं है सर। हाँ, अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग है वो, मतलब। जी सर। हाँ जी। तो जैसे आप जब कंपोज करने बैठते हैं तो आज की डेट में, क्योंकि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है सारी अवेलेबल, तो आप कैसे मतलब करते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर पहले बनता है, वो BSTs पे बनता है, फिर आपके गानों में आज की डेट में कितना लाइव एलिमेंट है? कौन से इंस्ट्रूमेंट आप लाइव डब करना पसंद करते हैं? सर देखिए, मैं ज़्यादातर डिवोशनल म्यूजिक करता हूँ जी। तो डिवोशनल मैंने जब तक सर, जैसे पखावज का हमने कोई पार्ट रखा तो पखावज हम BST से नहीं डाल सकते, वो फील नहीं आएगा। जी जी। अब सितार का अगर मैं स्वर प्लग से सितार बजा दूंगा वो फील अब मुझको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि लाइव इंस्ट्रूमेंट का एक अलग से आस होती है। हाँ जी, है ना सर, उसके जो तरबे होती है वो अलग ही साउंड कर रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो मेरे को लगता है सर, मेरे जो प्रोग्रामिंग करता हूँ उसके बाद 80% मेरा लाइव होता है। जैसे फ्लूट है, कोरस है, सितार है, सोलो वायलिन है, और मैं खुद भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, तो वो मैं ऐड करके ही हम लोग करते हैं। तो आज भी आप अपनी रिकॉर्डिंग्स में खुद प्ले करते हैं इंस्ट्रूमेंट? यस सर, मैं ऑलमोस्ट कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी पार्ट्स में बजा रहा हूँ, हाँ जी, मैं कीबोर्ड हो, चाहे हारमोनियम हो, चाहे तबला ढोलक हो, तो मैं खुद ही प्ले करते हैं आप। यस सर। फिर आपकी रिकॉर्डिंग्स में जैसे सितार हो गया या फ्लूट हो गई और वायलिन्स हो गए या कोई रबाब है, सरोद का पार्ट है, तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको आप समझते हैं कि जो बेस्ट परफॉर्म करते हैं? जैसे अगर हर इंस्ट्रूमेंट का आप हमें कुछ एग्जांपल एक दो बता सकें तो। सर देखिए, फ्लूट के लिए तो मैंने अजय भाई से अच्छा जी, जो वेस्टर्न भी इतना ही सॉलिड बजाते, मतलब उनका सर वर्ल्ड में नाम है। जी बिल्कुल। आप अजय प्रसन्ना जी का नाम डालिए तो लगेगा कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है। वो तो जब भी रिकॉर्डिंग में आते तो हमें लगता है कि हमारा गाना अब बहुत ही अच्छा, ये मेरा मानना है। अब गाना बन जाएगा। हाँ, कि अब आपका गाना चल पड़ा। फिर दूसरा सर, सितार के लिए पहले चांद मामा हुआ करते थे। हाँ जी हाँ जी। और वो बहुत ही क्लास थे, मतलब इतनी सुंदर पर्सनैलिटी मैंने आज तक नहीं देखी। बिल्कुल। और लेकिन अब सुनील कांत जी हैं जो बहुत ही तैयार हैं, वो सोलो भी बजाते हैं बहुत अच्छा। सुनील कांत जी हैं। रवाब के लिए, असरोद के लिए मिस्टर मुकेश जी हैं। जी जी जी। और बैंजो के लिए जो मतलब यहाँ से वो फिल्म के गाने बजाते हैं, मिस्टर नासिर खान जी। हाँ जी हाँ जी। और हारमोनियम के लिए मेरे गुरु जी मिस्टर राजू खान जी। जी। तो मतलब ये सर भंडार है, मतलब इनको चाहे फिल्म का गाना मिल जाए, चाहे डिवोशनल मिल जाए, ये तो छाना ही छाना है। मतलब इनको तो गॉड गिफ्ट है सर। जी जी जी। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता चली कि आपने उदित जी के साथ काफ़ी क्लोजली काम किया, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? उनकी इतनी जोवियल पर्सनैलिटी है, थोड़ा हमें बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब उदित नारायण जी
कहा सर बचपन से हम गाने सुनते आए हैं और मैं पियानो पे पहला नशा बजाता भी हूँ। जी 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 तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने अपनी डीपी पे वही गाना लगाया हुआ था। जी। तो मतलब मेरा तो सब सपना पूरा हुआ और उसको क्रेडिट जाता है सर मनीष शुक्ला जी ने। मुझे वही है सर कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोई किसी को चूज़ करता है जी तो मेरा लक बहुत अच्छा रहा सर कि मेरे को चूज़ किया उन्होंने। मुझे वही प्रोसेस रहा, हमने डमी बना के उनको भेजा, उनको जी। बहुत पसंद आया। जी फिर उदित जी को भेजा तो उनको भी बहुत ही पसंद आया कि यार ये तो लाजवाब कंपोजिशन है। सर जब मैं स्टूडियो में था, मैंने कृष्णा स्टूडियो में किया है, तो ज़्यादातर उदित जी वहीं डबिंग करते हैं। जी तो एक दिन पहले सर मैं बॉम्बे पहुंच गया था और मैं पूरी रात सर सो नहीं पाया कि उदित जी के साथ मैं कैसे बैठूंगा, कैसे काम करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो वो भगवान है। बिल्कुल। तो पूरी रात सो नहीं पाया। तो जब टाइम था स्टूडियो पहुंचने का तो मैं 1 घंटा पहले पहुंच गया। मैं बाहर ही खड़ा रहा कि ठीक है जब टाइम होगा मैं अंदर जाऊंगा। जी अंदर गया तो सर वहाँ मिस्टर आमिर शेख थे रिकॉर्डिस्ट, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा वेलकम किया। रनिंग करने के बाद सर उदित जी 1-1.5 घंटे में आए। तो मतलब आए तो सर एंट्री ऐसी हुआ कि जैसे मतलब पता नहीं कोई कितनी बड़ी चीज़ आई है। आए सर सबके साथ हाथ मिलाया उन्होंने और सबके साथ फोटो खिंचवाई। मतलब फोटो इतनी देर तक खींची उन्होंने, गाने का सोचा कि गाना तो डबिंग करा लो मेरे से। उदित जी के बारे में जो हम सुनते हैं कि वो लेट आते हैं, तो वो सही है इसका मतलब सर थोड़ा बहुत लेट होता है सर उनका। थोड़ा अरे होना भी चाहिए सर मैं तो कहता हूँ होना भी चाहिए, क्योंकि एक जब वेट का मजा ही कुछ और है। हाँ जी बिल्कुल। जब वो आए सर तो उन्होंने कंपोजिशन सुनी तो वो थोड़े से मतलब उन्होंने एक बात की कि बॉबी मेरे को ऊपर वाले ने सब दिया, मतलब जो दिया छप्पर फाड़ के दिया, लेकिन दुनिया ऐसी है कि सुकून किसी को भी नहीं है, जी जी चाहे वो कोई भी हो। तो मेरे को ये बात इतनी सही लगी ना, कितना बड़ा आदमी इतनी बढ़िया बात हमें समझाई। तो उन्होंने गाना जैसे ही सुना तो उन्होंने मुझे कहा कि बॉबी आप हारमोनियम बजा लेते हो? मैंने जी सर। कह रहे ये गाना मुझे सिखा दो। मतलब ये बात सर मतलब मैं जन्म तक नहीं बोल इतना पाऊंगा। बड़ा सिंगर अगर ऐसे बोल रहा है। यस सर, मैं भूल ही नहीं पाऊंगा। तो सर जैसे ही मैं हारमोनियम पे हाथ रखा तो मैं गाना भी भूल गया कि गाना कौन सा था। तो उन्होंने जब गुनगुनाया तो मैंने फिर करके बजाया। ये मेरी क्लिप है सर, मैं आपको दूंगा। जी 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 जी। तो उन्होंने सर वो जब गा रहे थे तो मतलब मेरे कानों में जो उनकी वॉइस जा रही थी उदित जी की, मैंने कहा यार क्या गाना बन जाएगा। फिर सर वो थोड़ी देर बाद सुना, बहुत बारी सुना, फिर वो कहा कि चलो अब टेक करते हैं। जैसे सर वो माइक पे गए, पहली लाइन गाई और उन्होंने जो वॉइस का थ्रो दिया, मतलब सर ऐसे थ्रो मैंने जिंदगी में किसी का नहीं सुना सर। जी। जो वॉइस का मतलब एक वॉइस का अप डाउन कहाँ फील चाहिए, जो कहाँ हिस का साउंड, कंट्रोल जो है वॉइस के ऊपर, क्या कंट्रोल था सर, कहाँ हिस का साउंड चाहिए, कहाँ वॉइस रोमांटिक वर्ड जो लिखा है उसको वो एक्सप्रेशन देना सर। जी जी जी। क्या मतलब मैं और बार बार मेरे से कह रहे हैं बॉबी अच्छा लग रहा है। मैंने जी सर एक बारी और। मतलब उन्होंने सर 70-80 बार उन्होंने रिटेक दिया अपनी मर्जी से। जी जी जी। हमने तो मैं तो एक जो गा रहे थे मुझे अच्छा लग रहा था, हाँ जी हाँ जी। बट उन्होंने 70-80 बार गाया। फिर आके सुने तब भी उन्होंने 20 बार ही सुना, तब भी मेरे से बोला कि बॉबी एक बारी और करूं। तो मतलब मैं तो सर फ्लैट हो गया। एज अ कंपोजर इतने सारे टेक्स में बाद में चूज करना भी बड़ा मुश्किल हो बहुत जाता मुश्किल होगा, होता क्योंकि सर सारे किसको चूज करें, सभी अच्छे लग रहे हैं। सारे अच्छे बट उन्होंने बैठ के सर खुद ही चूज कराया मुझे। हाँ जी। कि बॉबी ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा। हाँ फिर जी, मैंने हाँ एक पूरी लेंथ बना ली स्थाई और अंतरे की, तो मेरा गाना बहुत कंप्लीट हुआ, मजा आ गया। बहुत कम ऐसे सिंगर्स हैं मेरे ख्याल इंडस्ट्री में, 2-4-5 ही होंगे जिनकी आवाज में ऑटो ट्यून की जरूरत नहीं पड़ती होगी। नहीं सर उसमें सबसे पहले तो सोनू निगम जी, हाँ जी हाँ जी, कैलाश खेर जी, हाँ जी, शान जी है, अरिजीत जी हैं जी, पेपॉन जी हैं जी, उदित नारायण जी तो मतलब इन ऑटो ट्यून वगैरह से बहुत दूर है। वो कहते हैं कि यार जो मैंने दे दिया इस पे कुछ भी करोगे खराब ही होगा। नहीं, ऑटो ट्यून को एज अ टेक्सचर यूज करें वो एक अलग बात होती वो है। एक फ्लेवर है हाँ, वो फ्लेवर है, वो फ्लेवर के तौर पे आप कुछ भी कर सकते हैं। बॉलीवुड फिल्मों में काफी जो बैकग्राउंड कोरस में ऑटो ट्यून करके फ्लेवर कर रहे हैं, सोल कर रहे हैं, वो एक स्टैंडर्ड है सर। म्यूजिक को क्या सोच के आप डाल रहे हैं, बट बेसुरे को सुर में करना एक डिफरेंट बात हो जाती है। वो तो सर मैकेनिकल हो गया, उसमें कोई भाव नहीं है, कोई फील नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो वेस्ट है। जी जी जी। तो बॉबी भाई थोड़ा डिवोशनल के बारे में बात करते हैं। जैसे आपकी जर्नी इतनी लंबी डिवोशनल म्यूजिक में रही है तो आई एम श्योर कोई ऐसा चैनल जिसके साथ आप एसोसिएटेड रहे हो डिवोशनल में, कुछ ऐसे लोग जिनको आप याद करना चाहो या आज याद करते हो जिन्होंने आपकी हेल्प करी डिवोशनल में, थोड़ा बताइए। मेरे को संस्कार चैनल का मैं कभी भी आभार, मतलब मैं भूल नहीं सकता उनका जो एहसान है मेरे ऊपर। उन्होंने सर मेरे को
वही है सर, बुलाया अपने चैनल के लिए कि जी। बॉबी जी हम डिवोशनल चालू कर रहे हैं। जी। तो उसमें वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन मिस्टर मनोज त्यागी जी, अच्छा। जिन्होंने सर मुझे इस लायक समझा कि नहीं बॉबी तुम काम करो। हाँ। मतलब सर मैं गुलशन कुमार जी के साथ तो नहीं मिला, बट मैं मनोज त्यागी सर को देखा जी। तो वो मुझे ऐसा लगे कि मैं गुलशन जी के साथ ही बैठा हूँ। जी। उन्होंने मुझे हमेशा ही प्रोत्साहन दिया सर, जी। रामदेव जी के साथ बिठाया सर, अच्छा। और बालकृष्ण जी से मिलवाया, बड़े बड़े लोगों से जी, मिलवाया जी, सर। जी, भागेश्वर धाम जी के साथ मेरा गाना कर मतलब मैंने म्यूजिक किया उनके लिए, अच्छा। अच्छा। और वो बहुत मिलियंस में पहुंचा। ओके। और बहुत बड़े मंत्र उसके साथ मिलवाया, संतों के साथ मिलवाया, जिनका मेरे ऊपर मेरे म्यूजिक में बहुत असर पड़ा बिल्कुल। कि थोड़ा शांत होके अपनी लाइफ को बिताना चाहिए। उसमें सर मनोज त्यागी सर ने मेरे को बहुत ही आगे बढ़ाया और अपने साथ बैठ के खिलाया, अपने साथ मतलब कोई समय ऐसा नहीं जाता था कि मेरे को ना बिठाए अपने साथ। जी। 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 वो मैं सर जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जी। आज मेरे 700-800 गाने हैं संस्कार में, और सारे टॉप लेवल पे हैं सर। ओके। ओके। तो बॉबी भाई, जाते जाते एक दो सवाल और हैं हमारे कि एक तो म्यूजिशियन की जो लाइफ होती है वो बड़ी अप्स एंड डाउन्स वाली होती है, बड़ी डायनेमिक लाइफ है, कभी काम है कभी नहीं है। बिल्कुल तो इस पूरे सफ़र में आपकी फैमिली की कैसे सपोर्ट रही है आपको? सर, ये भी कमाल का क्वेश्चन है सर। ये मतलब हम वही आर्टिस्ट बोल नहीं पाता है, बट वो बर्दाश्त बहुत कर लेता है। तो कोई नहीं, आज हम चाहते हैं आप बोले, आप बर्दाश्त मत नहीं, नहीं करिए, सर, आज आप कैमरे पर बताइए। बिल्कुल सर। जब मैं रिदम बजाता था तो काम बहुत ज़्यादा था सर। जी। थोड़ा मेरी गाड़ी सर हमेशा यू टर्न पे ही रहती थी कि उधर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में। स्टूडियो पे पहुंचा, फोन आ गया, फिर मैं पहुंच गया। तो और हाथ स्वेलिंग रहते थे हाँ सर। जी, मैं हाँ ऑल जी। इंस्ट्रूमेंट सारे बजाता था, मटका से लेकर मतलब डिमड़ी सब कुछ बजाता था। जी। 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 तो जब मैंने कोशिश की कि मैं अब म्यूजिक अरेंजमेंट में जाऊंगा, तो मैंने अचानक एकदम रिकॉर्डिंग बंद कर दी जी। कि मैं अब कहीं नहीं बजाऊंगा। तो उस दौरान सर मेरे को एक दो प्रोजेक्ट आए, तो मैं सोचा कि यार लाइफ तो ऐसे ही चलेगी, प्रोजेक्ट आते रहेंगे। तो बीच में सर मैंने रिदम बजाना बंद कर दिया एज ए सेशन प्लेयर, और म्यूजिक का कोई काम नहीं आता था। तो उसमें सर मेरी फैमिली, मेरी वाइफ ने, मेरे बेटे ने मतलब मेरे को इतना मॉरल सपोर्ट दिया कि मैं वो भूल नहीं सकता हूँ सर। जी। मेरी वाइफ ने तो मैं क्या बोलूँ, उन्होंने वो आज तक भी मतलब मेरे साथ सर ढाल बन के खड़ी रहती है, और मुझे इतना सपोर्ट करती है। एक एक चीज़ के लिए मुझे कभी मना भी करती है कि ये मत करो, या शाम को जल्दी आओ, अपनी सेहत का ख्याल रखो। बिल्कुल। उनकी वजह से है जो मैं थोड़ा बहुत जिम जाता हूँ। जी। और मुझे सुबह उठाना, मैं सुबह 5 बजे पियानो बजाता हूँ, तो 5 बजे उठाना मतलब उनको मैं जितना उनके लिए बोलूँ कम है सर। बिल्कुल ठीक बात है। फैमिली की सपोर्ट के बगैर खासतौर से म्यूज़िक वर्ल्ड में बहुत मुश्किल हो जाता है। यस सर, ट्रू सर। जी। तो बॉबी भाई, हमारे जितने व्यूअर्स हैं, बहुत सारे हमारे जो सेगमेंट है वो यंग म्यूजिशियंस हैं जो कि म्यूज़िक में आना चाहते हैं। कोई म्यूज़िक प्रोग्रामिंग करना चाहता है, कोई अरेंजमेंट करना चाहता है, कोई सिंगर्स बनना चाहते हैं। तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में एज अ करियर ऑप्शन वो क्या क्या कर सकते हैं और कितनी तैयारी के साथ उनको इंडस्ट्री में आना चाहिए? और सर सबको मैं जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है वो तो यही लिया कि आज की डेट में हम लोग जैसे कोई क्लासिकल सीख रहे तो हमने ट्यूटोरियल खोला, राग भैरवी डाला, उसका शुरू कर दिया, जी। जी। और फिर दूसरा राग किया, फिर तीसरा राग। जी। तो उन्होंने प्रैक्टिस भी की, बट सर मुझे लगता है कि उनको है ना गुरु शिष्य जो परंपरा थी जी। वो बरकरार रखनी चाहिए। उसके बिना सर वो जड़ है ना मजबूत नहीं होती। जी। 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 हम यूट्यूब, ठीक है यूट्यूब भी एक मशीन है, बट आप जब एक इंसान के पास जाएगा, उससे मिलेगा, उसके एक्सपीरियंस शेयर करेगा, बिल्कुल। और उनको वो कुछ बारीकियां होती हैं जो सर कंप्यूटर नहीं सिखा सकता, नहीं सिखा पाता, ट्यूटोरियल में नहीं मिलेगा। तो जाके सीखना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेन है कि सीखना ना छोड़े। जी। मैं आज भी पियानो की क्लास लेता हूँ और डेली कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। सीखना बहुत जरूरी है। तो मतलब कोई भी अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहता है तो फॉर्मल ट्रेनिंग होना आपके हिसाब से बहुत जरूरी है। चाहे वो म्यूजिक की हो, चाहे वो ऑडियो इंजीनियरिंग की हो, प्रोग्रामिंग की हो, बट फॉर्मली ट्रेंड अगर होगा तो सर वो कहीं नहीं रुक, फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए। यस सर, वो फिर आगे बढ़ता जाएगा सर। जी। जी। ये मेरा मानना है सर। जी। बॉबी भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी इंस्पायरिंग आपकी जर्नी आज आपने शेयर करी हम सबके साथ में, और बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके, और होप करते हैं कि हम किसी दिन आपके स्टूडियो में आकर भी एक पॉडकास्ट सर प्लीज, आपके साथ आपका वेलकम है हमेशा। जी। और मुझे भी सर आपसे बात करके बहुत ही दिली खुशी हुई सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा बॉबी भाई के साथ हमारी बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंस्पायरिंग रही है आज। मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया,
और मैं आप सबको दोबारा से ये बताना चाहूँगा, जैसा बॉबी भाई ने हमें बताया कि एक हम्बल बिगिनिंग कर कर कोई इंसान अपना बड़ा नाम भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में बना सकता है। बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आजकल म्यूज़िक इंडस्ट्री में है। आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, अरेंजमेंट है, आप म्यूज़िक लेबल्स के साथ काम कर सकते हैं। पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है, आपको जमकर सीखना है, गुरु शिष्य परंपरा में सीखना है। चाहे आप वेस्टर्न सीखें, चाहे इंडियन सीखें, कभी भी सीखना ना छोड़ें। एंड तक आपको सीखते जाना है और रास्ते अपने आप निकलते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। मुझे और मेरी टीम को आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।